कि मैथमेटिक्स का संधि मैसोरी यही है, और 0 से 1 के बीच में जितने भी x है सबके लिए यही वैल्यू 0 है। इसका मतलब इसके कितने रूट हैं? आप बोलोगे बहुत सारे, अनंत। दुनिया का अगर सबसे पॉजिटिव बंदा कोई है तो संधि मैसोरी है, और अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें भी पॉजिटिव कर देगा। बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही मॉडुलस को पॉजिटिव पसंद है। मतलब ये अपने अंदर से कभी भी नेगेटिव नहीं निकलने देगा, बाकी से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तितली के जैसा ग्राफ बनता है मॉडुलस x का। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है निखिल गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका इस ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल पर। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जो ग्राफ्स थे उनकी स्टडी को चालू कर दिया था, ठीक है ना। हम लोगों ने बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में जाना था, क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, लीनियर के ग्राफ कैसे बनते हैं, और x की पावर n के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखे थे। जैसे x की पावर अगर इवन हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर x की पावर ऑड हो तब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, और डिफरेंट सारे ही ग्राफ्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे, ठीक है ना, कैसे बनते हैं और आप लोग कैसे बना सकते हो। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा तो एक बार उसको देख के आओ और फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लड्डू हमारे साथ अभी भी बना हुआ है, और जो अगला फंक्शन है जिसे हमें पढ़ना है ये होता है मॉडुलस फंक्शन, और ये बड़ा मजेदार फंक्शन है। आप ऐसे बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स का संधि मैसोरी यही है। संधि मैसोरी के बारे में सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो फिर पता नहीं आप लोग कहाँ रहते हो, जानना जरूरी है संधि मैसोरी के बारे में, ठीक है ना बेटा। और अगर आप लोग जानते हो तो बेसिकली दुनिया का अगर सबसे पॉजिटिव बंदा कोई है तो संधि मैसोरी है, और अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें भी पॉजिटिव कर देगा। भाई जो काम रियल लाइफ में मैसोरी जी करते हैं वही काम मैथमेटिक्स की दुनिया में ये मॉडुलस फंक्शन करता है, ठीक है ना। मॉडुलस फंक्शन बेसिकली आप बोलोगे बिल्कुल पॉजिटिविटी की खान, और इसके पास जो भी जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसा इसका संकल्प है। ऐसा फंक्शन जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता हो उसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। सबसे ज्यादा पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो मैं शुरुआत करता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इन दो वर्टिकल लाइन से। समझ में आया? अगर मैं किसी के भी अगल बगल ऐसी दो वर्टिकल लाइन बना दूं, समझ जाओ कि इस पे मॉडुलस लग गया है। जैसे मैंने 5 के अगल बगल ऐसी दो वर्टिकल लाइन बना दी तो ये क्या है, मॉडुलस ऑफ 5। अगर मैंने x के अगल बगल ऐसी दो वर्टिकल लाइन बना दी, इससे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ x। अगर मैंने लड्डू के दोनों तरफ बना दी तो ये लड्डू का मॉडुलस हो गया, है ना। तो मॉडुलस को बनाते कैसे हैं, पहली चीज तो तुम्हें यही सीखनी है। मॉडुलस को बनाते हैं दो वर्टिकल लाइन से, ठीक है ना। वैसे आपने इसको पहले देखा होगा, और इसका काम क्या होता है, बड़ा आसान सा काम है कि अपने अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ये नेगेटिव नहीं रहने देगा। मतलब अगर तुमने इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर रखा तो ऐसे नंबर से मतलब नहीं है। जैसे मैंने मॉडुलस ऑफ -5 रखा है, तो 5 है, 10 है, x है, a है, b है, c है, लड्डू है, गोपाल है, इससे कोई मतलब नहीं। मॉडुलस का काम केवल क्या होता है, आदमी कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं नेगेटिव तो नहीं है वो। अगर नेगेटिव है साला तो मैं उसे पॉजिटिव करके मानूंगा, बोल हाँ या ना। तो मॉडुलस क्या करता है, बोले अपने अंदर वाले सारे नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, और यही ये भी करेगा। अगर मैंने -5 का मॉडुलस लिखा तो क्या करेगा ये, सर -5 में से इसे 5 को छेड़ने में कोई मजा नहीं आता, इसे केवल छेड़ने में मजा आता है माइनस को, और ये माइनस खा जाएगा और क्या बन जाएगा, 5। इसका मतलब मॉडुलस को नेगेटिव पसंद नहीं है। अगर मैंने मॉडुलस लिया -3 का, इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे माइनस हटाओ, नंबर एज इट इज लिख दो 3। अगर मैंने मॉडुलस लिया -1.3 का, डेसिमल नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा 1.3, माइनस खा जाओ। समझ में आया? अगर मैंने माइनस का पाई लिखा, इरेशनल नंबर लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस खा जाओ, आंसर क्या बनेगा, पाई। इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस जो है वो अपने अंदर के किसी भी नंबर से कोई छेड़छाड़ नहीं करता, वो क्या करता है, माइनस को खा जाता है। अगर मैं पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस लिखूं, जैसे मैंने मॉडुलस ऑफ 5 लिखा, कोई आपत्ति नहीं है, इसे 5 है बना रहने दो, इसका क्या जाता है। अगर मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ 10 की पावर 6, कोई समस्या नहीं है भाई, 10 की पावर 6 बड़ा नंबर है, इसे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसे किससे है, निगेटिव से, तो इसको ये ऐसे ही छोड़ देगा 10 टू द पावर 6। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैंने लिखा है 10 टू द पावर -6, तो कितने लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। सोचो, अगर मैंने मॉडुलस लिया 10 की पावर -6 का, तो क्या यहाँ पे माइनस हट जाएगा,
नहीं हटेगा। ये तुम्हें ध्यान देना है। मॉडुलस अगर मैंने इस नंबर पे लगाया तो पावर 10 टू दी पावर -6 का मतलब क्या है 1/10 टू दी पावर 6। और ये एक छोटा नंबर तो है लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं है। नेगेटिव नंबर कौन होता है जब माइनस पीछे लगा हो। यहाँ पे पावर में माइनस है, कोई समस्या नहीं है बेटा। आप क्या बोलोगे कि ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मॉडुलस को कि कितना छोटा नंबर है कितना बड़ा नंबर है, पावर में नेगेटिव है या नहीं है, इसे पावर से भी फर्क नहीं पड़ता। इसे फर्क किससे पड़ता है, बोले नंबर ओवरऑल अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नेगेटिव है तो मैं साले को पॉजिटिव कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो बेसिकली मॉडुलस क्या करे है, मॉडुलस करता है नंबर को पॉजिटिव। तो इसे कौन से लोग पसंद है लाला, इसे तो पॉजिटिव पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद था ना, बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही मॉडुलस को पॉजिटिव पसंद है। समझ में आया। जो भी इसके अंदर आएगा ये उसको बाहर पॉजिटिव बना के निकाल देगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक फंक्शन है f(x) और अगर ये मॉडुलस फंक्शन है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं mod x से। समझ में आया। ध्यान देने वाली बात है बेटा कि इसका जो डोमेन होता है ना वो r होता है, और डोमेन r होने का रीजन यही है, r का मतलब है रियल नंबर। वैसे आपको पता होगा अगर आप लोग लेक्चर लगातार देख रहे हो, और नहीं देख रहे तो मैंने बता दिया। इसका जो डोमेन होता है वो r होता है। और डोमेन आर क्यों होता है, क्योंकि इसे परहेज किसी से नहीं है। तुम इसके अंदर नेगेटिव रखो ये मना नहीं करेगा, तुम इसके अंदर पॉजिटिव रखो ये मना नहीं करेगा, ये बस नेगेटिव बाहर नहीं आने देगा। तो इसके पास नेगेटिव लोग जा सकते हैं लेकिन ये नेगेटिव उनको रहने नहीं देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। मतलब मैं अगर f(x) बराबर mod x एक फंक्शन डिफाइन करता हूं तो mod x के अंदर x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर हैं, डोमेन जो है वो r है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूं तो ये कैसा दिखेगा आपको, तो बेसिकली जो f(x) होता है वो नेगेटिव पर ही समस्या उसे होती है। जैसे मैंने कहा मान लो x पॉजिटिव है, x 5 है तो कोई समस्या नहीं भाई, तुम मॉडुलस हटा भी दो तो भी बात वही है। ये अपने अंदर से नेगेटिव बाहर नहीं आने देता, लेकिन पॉजिटिव तो आ ही सकता है ना बाहर। बात समझ में आई कि नहीं है। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, अगर मैंने f(x) बराबर mod x लिखा है तो mod x जो है x 0 से जब जब बड़ा होगा, मतलब जब जब नंबर पॉजिटिव होगा तो mod x को हम लोग सिंपली x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर है तो mod को कोई समस्या नहीं है, आप mod हटा दो, बात वही है मेरे लिए। इसका मतलब क्या है कि f(x) जो होगा वो x होगा जब x 0 से बड़ा है, लेकिन अगर x 0 से छोटा है तो मुझे इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। और 0 से छोटे नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, माइनस वाले होते हैं। और अगर मुझे माइनस वाले को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग, साले जो माइनस है उनको एक और माइनस दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब जब जब x छोटा होगा 0 से मतलब वो खुद नेगेटिव है, और नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स में उसे एक और नेगेटिव दे देता हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बना देता है और जो ओवरऑल वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर तुम्हें मॉडुलस को हटाना है तो हटाने का तरीका क्या है, जब पॉजिटिव है तो मॉडुलस को ऐसे ही हटा दो, लेकिन अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस हटाओ तो पीछे तुम्हें एक माइनस चिपकाना पड़ेगा। समझ में आया। ये होता है बेसिकली मॉडुलस फंक्शन, और ऐसे हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं और मॉडुलस को रिलीज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा तो कैसा बनेगा, तो मैंने ये एक्सिस बना दी, ये है मेरी बाई एक्सिस है ना, सबको पता है ना ये बाई एक्सिस है, कोई ऐसा तो आतंकी नहीं बैठा जो यही नहीं पता हो कि ये बाई एक्सिस है। कोई नहीं, आतंकी अब तो खत्म ही हो गए हैं, तो ऐसा कोई आतंकी नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है ना फंक्शन की वो चेंज हो रही है, 0 के बाद अलग है और 0 से पहले अलग है। मैं 0 को इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो 0 से जब जब फंक्शन बड़ा है तब तब तो mod x जो है वो x होता है, और जब x 0 से छोटा है तो mod x माइनस x होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो लाला ग्राफ कैसा बनेगा, बोले सर जब जब x 0 से बड़ा है तो जो फंक्शन है वो क्या बन जाता है, y बराबर x, और y बराबर x तो एक लाइन है, मैंने बताया था ना, यही तो था आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर x 0 से बड़ा है तो जो मॉडुलस x होगा वो y बराबर x के जैसा एक ग्राफ होगा, जो कि मैं कैसे बना सकता हूं, इस प्रकार से। ये क्या रहा मेरा y बराबर x। समझ में आया कि नहीं आया। और मॉडुलस भी 0 से बड़े नंबर्स के लिए y बराबर x के जैसा ही होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग 0 से छोटे नंबर की बात करें,
जब जब नंबर 0 से छोटे होंगे आप क्या बोलोगे, जो fx होगा वो -x के बराबर होगा, मतलब y बराबर जो होगा वो -x होगा। अगर मैं y बराबर -x का ग्राफ बनाना चाहूं तो 0 से छोटे नंबर के लिए जब x -1 होगा तो y कितना होगा, आप बोलोगे -1 मतलब +1। कहने का मतलब क्या है, x जब -1 होगा तो y कितना होगा, +1। x जब -2 होगा तो y कितना होगा, +2। इसका मतलब -1, 1 इसका एक पॉइंट होगा, -2, 2 इसका एक पॉइंट होगा। ऐसे करके अगर मैं सारे पॉइंट मिलाऊंगा ना तो इसी की जैसी लाइन बन जाएगी, बस इस एक्सिस पर उसका रिफ्लेक्शन ले लो। समझ में आया? ये जो लाइन होती है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं y बराबर -x। ये जो था ये y बराबर x था, और इन दोनों को जब हम लोग कलेक्टिवली दिखाते हैं एक ही ग्राफ में तो ये जो ग्राफ बनेगा दिस इज y बराबर मॉडुलस ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि चाहे x नेगेटिव हो चाहे x पॉजिटिव हो, फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 पर फंक्शन 0, 1 पर भी इसकी वैल्यू 1 होगी, -1 पर भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी। समझ में आया ना? 2 पर भी इसकी वैल्यू 2 होगी और -2 पर भी इसकी वैल्यू 2 होगी। मतलब ये अपने अंदर से कभी भी नेगेटिव नहीं निकलने देगा, बाकी इसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तितली के जैसा ग्राफ बनता है मॉडुलस x का। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस ग्राफ को आप लोग नोट कर लें और कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं मॉडुलस फंक्शन पे, जिससे आपको इस फंक्शन के विषय में थोड़ा सा और ज्यादा आइडिया हो पाए। ठीक है ना बेटा? तुरु तुरु कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू, तुरुरु 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 तुरु कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू। बेटा जैसे मैंने तुम्हें एक सवाल दिया मॉडुलस x -2 बराबर 0, इसे सॉल्व करके बताओ। ठीक है ना? तुम्हें इस सवाल को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मैं यही सीखना चाहता हूँ कि मॉडुलस को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैंने तुम्हें सवाल दिया होता x -2 बराबर 0, इसको सॉल्व करके बताओ, क्या ये इक्वेशन तुम लोग सॉल्व कर पाते? अबे यार ये तो कर ही देते ना भाई। क्या बोलते सर 2 को उधर ले जाओ, x बराबर 2 इसका आंसर है, 2 रखो इक्वेशन में, आप देख जाओगे कि 0 बराबर 0 है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन है 2। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मॉडुलस के साथ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडुलस मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं मॉडुलस को सॉल्व करना नहीं जानता। मैं किसको जानता हूं? सर केवल अगर x होता तो मेरा काम हो जाता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मॉडुलस को हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कब हटता है, तो सर मैंने बताया तो है ये कब हटता है, अगर x बड़ा हो 0 से तो इसको ऐसे ही हटा दो, और अगर x छोटा हो 0 से तो इसको हटा दो, लेकिन पीछे माइनस लगाना पड़ेगा मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो इस मॉडुलस के अंदर कौन है, x। मॉडुलस हट सकता है, लेकिन अगर x पॉजिटिव हो तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा। अगर x नेगेटिव हो तो मॉडुलस हटाते समय मुझे उसे एक माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। समझ में आया ना? मतलब अगर पॉजिटिव इसके अंदर से जो वैल्यू है वो पॉजिटिव निकलनी चाहिए। ओवरऑल मेरा मतलब यही है। तो मुझे नहीं पता x कैसा है, हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है ना भाई, ये तो वेरिएबल है। तो मैं क्या बोलूंगा, मान लेते हैं एक पल के लिए कि x पॉजिटिव होगा। अगर x पॉजिटिव है तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मॉडुलस x है वो सिंपली x है, क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव करता है ना। और अगर x पहले से ही पॉजिटिव है तो बेचारा पॉजिटिव को और कितना पॉजिटिव करेगा, मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा। मॉडुलस हट गया, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन होगी वो क्या बनेगी, आप बोलोगे x -2 बराबर 0, और यहां से मुझे सोल्यूशन क्या मिलेगा, x बराबर 2। तो अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो जो सोल्यूशन है वो x बराबर 2 है, 2 भी पॉजिटिव है, ये भी यही कह रहा है। इसका मतलब इसका एक सोल्यूशन मुझे मिल गया, और वो क्या है, x बराबर 2। मतलब जब तुम इसमें x बराबर 2 रखोगे ना तो 2 - 2 बराबर आंसर क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब 2 इसका एक रूट है, इसका जो सोल्यूशन है वो 2 है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है, x हो सकता है नेगेटिव भी हो, और अगर x नेगेटिव हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, अब की बार मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर है, और अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो मॉडुलस इसे पॉजिटिव करता है, और नेगेटिव को पॉजिटिव करना बड़ा आसान है भाई, माइनस के ऊपर एक और माइनस हटा दो, सारा पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने क्या किया, मॉड x को -x से रिप्लेस कर दिया, और जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो -x -2 बराबर 0 बनेगी। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -x बराबर 2, या x की वैल्यू कितनी आएगी, -2,
तो कहने का मतलब क्या है कि x नेगेटिव अगर होगा तो इसका सोल्यूशन कितना है, x बराबर -2। x अगर पॉजिटिव है तो इसका सोल्यूशन कितना है, x बराबर 2। मतलब इसके दो उत्तर है, एक -2 और एक +2, और दोनों ही जब आप लोग इसमें रखोगे ना आपको आंसर 0 मिल जाएगा। चाहो तो चेक करो, जब तुमने 2 रखा ना तो 2 का मॉड -2 बराबर 0 या 2 - 2 बराबर 0, बिल्कुल सही था ये। और जब तुमने -2 रखा तो मॉडुलस ने माइनस को खा लिया, तो ये भी 2 - 2 बराबर 0 ही हो गया। इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस के अंदर चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आंसर पॉजिटिव ही आता है। और अगर तुम्हें मॉडुलस को सॉल्व करना है तो पहले मॉडुलस हटाना पड़ेगा। मॉडुलस कहाँ कैसे हटता है, तो अगर मॉडुलस के अंदर 0 से बड़ा नंबर है ऐसे ही मॉडुलस को निकाल के फेंक दो। अगर मॉडुलस के अंदर 0 से छोटा नंबर है इसको हटा दो, लेकिन एक माइनस पीछे चेप दो, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 केसेस आपको मिल गए। समझ में आया कि नहीं आया? क्या सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मैं दूसरा सवाल देता हूँ। अब की बार मैंने पूछा मॉडुलस x माइनस नहीं, मॉडुलस x + 3 बराबर 0। लड्डू सॉल्व करो फटाफट से इसे, और आप सब बच्चे भी इसे फटाफट से सॉल्व करो यार। देखो केवल देखना नहीं है, साथ साथ करोगे ना तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। केवल देखते रहोगे अन्ना भैंसों की तरीके से तो नहले गोबर बन जाओगे। भैंसें देखी हैं, भैंस बनने वाले हो, अगर केवल देखते रहोगे। भैंस नहीं बनना, इंसान बनना है, तो इंसान जो है वो काम करते हैं, भैंसें केवल देखती रहती हैं। ठीक है ना? तो उसको पहले सॉल्व करो। अगर नहीं आएगा फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी देखना है कहीं सोल्यूशन गलत तो नहीं किया आपने, लेकिन पहला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि जब आप करोगे तब आप सीखोगे। या मैं और अच्छे से बोलूं, जब आप करोगे तब आप गलतियां करोगे, और गलतियां ही आपको सिखाती हैं। जब कुछ करोगे ही नहीं तो भाई कुछ गलत भी नहीं करोगे, कुछ सही भी नहीं करोगे, कुछ सीखोगे भी नहीं। तो सीखना है तो गलती करनी पड़ेगी, और गलती करनी है तो फिर करना तो पड़ेगा ना भाई। शुरू करो फटाफट से। तो इस सवाल को करने के लिए भी बेटा सबसे पहले तो तुम्हें मोड हटाना पड़ेगा, क्योंकि मोड को सॉल्व करना नहीं आता मुझे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मोड को ओपन करूंगा, मोड को हटाऊंगा, और मोड ब्रेक होता है नेगेटिव और पॉजिटिव पर। तो जब जब x 0 से बड़ा होगा, पहले तो मैं ऐसे केसेस की बात करता हूं, तो x 0 से बड़ा होगा मैं क्या बोल दूंगा कि मॉड x इज सिंपली x। हटा दो इसको, x + 3 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आई, -3। क्या ये एक आंसर है? सभी बच्चे झटके में क्लास में बोलते हैं बेटा कि हाँ सर x बराबर -3, जय श्री राम आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे एक समस्या हो गई है, और वो समस्या क्या है बेटा, क्योंकि जब मैंने कंडीशन बोली थी ना आपसे, जब मैंने मॉड x को हटाकर सीधा x रख दिया था, मॉड x को जब मैंने उठाया और यहाँ पर x पुट कर दिया, तो मैंने साथ साथ बताया था कि ये तभी हो सकता है जब x पॉजिटिव हो। लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तब इसने क्या बोला कि आपका आंसर तो -3 आ रहा है, लेकिन -3 तो मैंने भाई अपने डोमेन में ही नहीं रखा ना। मैंने तो बोला कि x पॉजिटिव होगा तभी मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मेरा आंसर x नेगेटिव आया, तो मैं क्या बोलूंगा कि साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं है, हेंस -3 आंसर हो नहीं सकता। सो -3 इसका आंसर नहीं है। अगर आंसर +3 होता बाई चांस तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि +3 पॉजिटिव है, लेकिन -3 पॉजिटिव नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। और अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप चेक कर सकते हो, -3 को उठा के यहाँ पे रखो, जैसे ही तुम रखोगे तुम्हें क्या मिलेगा, -3 का मॉड +3। बोलो मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? मुझे बताओ, क्या मॉड हट जाएगा यहाँ से? बिल्कुल हटेगा, और अंदर वाले को क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो +3 आंसर क्या आएगा, 6। सबने बोला ठीक, तो मैंने भी बोला ठीक, आंसर 6 आएगा। लेकिन यहाँ तो 0 के बराबर इसको दिखा रखा है, तो अगर x की वैल्यू -3 होगी ना तो भी इन दोनों को जोड़ के मैं 0 नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब -3 मेरा आंसर नहीं है, और यही तो मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब -3 मेरा आंसर नहीं होगा, कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं। नंबर नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, तो मैंने कहा मान लेते हैं x 0 से छोटा हो, तो अब जो आंसर आएगा ना बेटा, ध्यान रखना। एक और बात मैं आपको यही बता देना चाहता हूं, अगर मैंने कोई कंडीशन ऊपर लगा दी तो फिर उस कंडीशन को भी फुलफिल होना चाहिए, जो आंसर आ रहा है वो उसे भी माने, तभी वो मेरा आंसर होगा। अदरवाइज उसमें मिस्टेक आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आ गई थी। तो अगर मैंने x नेगेटिव माना है तो मैं क्या बोलूंगा कि मॉड x को मैं -x बना सकता हूं। ठीक है कि नहीं है बेटा? -x + 3 बराबर 0, इसको तुमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 3 आ गई।
भाई मेरे, जो समस्या यहाँ थी वही समस्या यहाँ है। इसने क्या बोला, x नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन साला ये क्या बोल रहा है, x तो 3 है, ये पॉजिटिव बोल रहा है, ये नेगेटिव बोल रहा है। दोनों में से कोई तो एक झूठ बोल रहा है ना। हाँ बिल्कुल, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। आंसर ये नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? और तुमने फिर से विश्वास ना हो, तुम चेक भी कर सकते हो। 3 रखो, फिर से 6 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, x पॉजिटिव था तभी भी कोई आंसर नहीं आया, x नेगेटिव था तभी भी कोई आंसर नहीं आया, और नहीं आएगा भी, क्योंकि तुम 3 में पॉजिटिव नंबर को जोड़कर, मॉड x एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को तुम पॉजिटिव नंबर में जोड़कर कभी 0 नहीं ला सकते। इसका मतलब x की कोई वैल्यू आएगी नहीं और आई भी नहीं। लेकिन मॉडुलस से मैंने कैसे पहचाना, ये मैंने आपको बताया। मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए पहले उसे ब्रेक करना पड़ेगा। बोलो लाला, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, आ रही है ना? अगर आ रही है तो मुझे पता है अगला सवाल आप लोग कर पाओगे। ठीक है ना बेटा? तो मैं अगला सवाल लिखता हूं आपके लिए, मॉडुलस ऑफ x - 3 - 4 = 0। इसको सॉल्व करो और बताओ x की कहाँ कहाँ वैल्यू हो सकती है फटाफट से। अगर लाला मुझे ऐसे सॉल्व करना है तो फिर से मुझे मॉडुलस तो हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? ध्यान रखना, मॉडुलस को हमेशा तुम्हें हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी अगर तुम्हें मॉडुलस को हटाना है तो ये कैसे हटता है? बोले सर, जब मॉडुलस के अंदर वाला पॉजिटिव हो तब मॉडुलस एज इट इज हट जाता है, अगर अंदर वाला निगेटिव हो तब मॉडुलस हटाने के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ता है। यहाँ पर अंदर x नहीं है, यहाँ पर अंदर x - 3 है। भाई तो क्या हुआ, मैं क्या बोलूँगा, इसके अंदर जो मसाला है कौन है, x - 3। अगर ये 0 से बड़ा होगा, अगर ये 0 से बड़ा होगा तो मैं क्या बोलूँगा कि x - 3 का जो मॉडुलस है वो बेसिकली x - 3 ही लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, x - 3 > 0। या मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो x > 3, मतलब जब जब x 3 से बड़ा होगा तब तब ये अंदर वाला मसाला पॉजिटिव होगा और तब मॉड जो है मेरा ऐसे ही हट जाएगा। मॉड को यहाँ से तुम गायब कर दो, x - 3 - 4 = 0, कि ये मेरी एक्सप्रेशन आई, बिल्कुल आई। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। इसने कहा 7 और ये कह रहा है 3 से बड़ा। क्या 7 3 से बड़ा है? बिल्कुल, दोनों ने ही बात मान ली। इसका मतलब इसका एक आंसर 7 है। बोलो हाँ या ना, है ना 7? नहीं मानते तो 7 रख के देखो, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का मॉड 4 - 4 = 0, बिल्कुल सही है। तो इसका एक आंसर 7 आ गया। ठीक है ना? सेकेंड आंसर निकालते हैं। अब फिर से अंदर वाला हो सकता है निगेटिव भी हो, तो अगर x - 3 < 0 है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मॉडुलस ऑफ x - 3 होगा वो निगेटिव खुलेगा, -x - 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? -x - 3, मैंने इसको ओपन कर दिया, -x - 3 - 4 = 0, -x + 3 - 4 = 0, x = -1। ये मेरा आंसर आएगा। इसने बोला x 3 से छोटा, ये आया -1। दोनों ने एक ही बात कही, 3 से छोटा -1 होता है, इसका मतलब -1 भी इसका एक आंसर होगा। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसके 2 आंसर होंगे। तो मॉड के अंदर भले ही x ना हो, ये ध्यान रखना तुम लोग, हमेशा मॉड के अंदर x नहीं होगा। मॉड के अंदर थोड़ा बड़ा मसाला भी हो सकता है, जैसे ये मैगी मसाला आ गया। अब हो सकता है मैं इसके अंदर पूरा सा बड़ा एक एक्सप्रेशन लिख दूं, x² - 2x + 5 = 0, ऐसा कुछ लिख दूं मॉड के अंदर, कोई समस्या नहीं है। मॉड के अंदर कुछ भी हो, बस मुझे क्या चाहिए कि वो कभी निगेटिव ना हो। जब निगेटिव नहीं होगा, अगर तुम्हें मोड ओपन करना है, अगर वो पॉजिटिव है तो तुम उसको ऐसे ही हटा दोगे, अगर वो निगेटिव है तो तुम्हें उसे हटाने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसे करके मोड हम लोग हटा सकते हैं। और कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा ये बात तुम्हें थोड़ी सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो वो धीरे धीरे हम लोग आगे चल के सवालों के साथ सोचते रहेंगे, वो थिंकिंग तो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। मैं आगे बढ़ाता हूँ बेटा। ये तो था अपना मॉडुलस फंक्शन और कैसे ऐसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत मैंने इसका आइडिया दिया, ठीक है ना? अच्छा, मैंने तो ऐसे किया, कुछ लोग और भी तरीकों से कर सकते हैं। ये तो मोड को ओपन करने का बढ़िया तरीका है। अच्छा, ऐसे हम लोग करेंगे क्योंकि बड़े बड़े सवाल ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें शॉर्टकट लगा देते हैं। शॉर्टकट का मतलब क्या है, वो बोलते हैं mod x + 3 = 0 करना है तो 3 को उधर ले जाओ, mod x = -3। अब मुझे बताओ, mod x बराबर क्या कभी -3 हो सकता है?
भाई x कुछ भी हो जाए, मॉड x कभी -3 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, इसका कोई आंसर नहीं बनेगा। मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं फंसोगे तुम लोग। अगर मैं इस सवाल में बात करूँ x -3 - 4 बराबर 0, तो मॉडुलस ऑफ x -3 बराबर 4, ठीक है ना। इसको मैं उधर ले गया और मैंने क्या बोला, मॉडुलस ऑफ x -3 4 के बराबर है। अब लोग क्या करते हैं, वो जब मॉड हटाते हैं ना, मॉड को यहां से हटा देते हैं और सामने लिख देते हैं +-4, है ना। क्योंकि अगर मॉड x -3 बराबर 4 है तो x -3 चाहे +4 हो तभी भी ये 4 हो सकता है, चाहे -4 हो तभी भी ये 4 हो सकता है। इसका मतलब x -3 कैन बी +4 एंड x -3 कैन बी -4, दोनों ही केसेस में आपको आंसर मिलेंगे। समझ में आया, ठीक लॉजिक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब एक्सप्रेशन बड़ी बड़ी होती है ना बेटा, तब तुम्हें ऐसे ओपन करना पड़ता है। तुम ऐसे भी ओपन कर सकते हो और तुम्हारी मर्जी है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। x -3 बराबर 4 मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मतलब x -3 +4 के भी बराबर हो सकता है, x -3 -4 के भी बराबर हो सकता है। मैंने इसको ओपन किया, x बराबर 1 से आंसर 7 आएगा और 1 से आंसर -1 आएगा। दोनों आंसर जो यहाँ से आए थे वहां से भी आ गए। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। मॉड अगर तुम्हें ऐसे ओपन नहीं करना तो सामने +- रख सकते हो, लेकिन ये तरीका भी तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये तरीका भी आपके लिए काम आएगा। जब ये ना आएगा तब ये आएगा, है ना। तूने मुझे बुलाया, मैं ना आया तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो आएगा ना बेटा। तो दोनों ही तरीके तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, सिग्नल, प्यार का सिग्नल। और सिग्नल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगला जो फंक्शन है ना बेटा, उसका नाम है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। और सिग्नम से मिलता जुलता सिग्नल है, तो सिग्नल और सिग्नम दोनों भाई भाई मान के हम लोग अगले वाले फंक्शन पे आते हैं, जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। क्या नाम है बेटा, सिग्नम फंक्शन। लड्डू हमारा बड़ा खुश है, बोले सर ये तो बढ़िया है, सिग्नल प्यार का सिग्नल, इससे ही लगता है निकला हुआ गाना हो। तो बेटा प्यार व्यार के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, अभी पढ़ने की उम्र है, ठीक है। प्यार जीवन भर करेंगे हम लोग। अगर जेब में दाम होगा, जेब में पैसा माल होगा ना बेटा, तो प्यार यार सब पीछे पीछे भागेंगे। और जेब खाली तो बेटा ऐसे ही घूमते रह जाओगे, इसको पीछे घूमोगे, उसके पीछे घूमोगे, मिलने वाला कहीं कुछ नहीं है। ध्यान रखना, 2 साल नालायक को कायदे से पढ़ाई कर लो, फिर सब प्यार व्यार का लफड़ा पालना अभी नहीं। तो हम लोग सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या है, तो ये भी एक अजीब प्रकार का फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन बेसिकली होता क्या है, तो पहले तो मैं इसकी बेसिक चर्चा कर लेता हूँ। सिग्नम फंक्शन जो होता है बेसिकली f(x) अगर मैं लिखूँ तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, SGM ऑफ x। इसको हम लोग SGM लिख देते हैं। SGM का मतलब क्या है, सिग्नम ऑफ x। और सिग्नम ऑफ x का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये 3 टाइप की वैल्यूज दे सकता है। जैसे अगर मैंने लिखा है सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर, मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर की बात करूं 5, तो अगर सिग्नम के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो ध्यान रखना ये हमेशा आंसर 1 देगा। इसको मतलब नहीं कौन है, जैसा नहीं वहां पे कोई भी नंबर था मॉडुलस के अंदर, वो उसको पॉजिटिव बना देता था। सिग्नम क्या करता है, सिग्नम के अंदर तुम कुछ भी डालो, ये क्या निकालेगा, 1, है ना। अगर तुमने सिग्नम को दिया 1 लाख तो भी ये आंसर क्या बनाएगा, 1। तो सिग्नम के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है ये हमेशा उत्तर 1 देता है। अगर सिग्नम के अंदर 0 आ गया तो इसका उत्तर क्या होता है, 0। और अगर सिग्नम के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया -2, इसका आंसर क्या होगा, -1। तो सिग्नम क्या है, आप बोलोगे बेसिकली सिग्नम इज ए फंक्शन जो क्या करता है, जो केवल 3 ही टाइप की वैल्यूज को आउटपुट में देता है। इसके इनपुट में कौन आ सकता है, सारे नंबर। मैं इसके अंदर रेशनल रख सकता हूँ, इरेशनल रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, पाई रख सकता हूँ, पॉजिटिव रख सकता हूँ, नेगेटिव रख सकता हूँ, कोई इसे समस्या नहीं है। इसके अंदर चाहे जो आ जाए, लेकिन इससे बाहर कौन निकलेंगे, केवल 3 नंबर। कौन कौन, 0, 1, -1। 0 कब, जब सिग्नम का इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 होगा। 1 कब, जब सिग्नम का इनपुट पॉजिटिव हो। चाहे सिग्नम के अंदर मैंने 0.01 डाला, अगर सिग्नम 0.01 की मैं वैल्यू पूछूं आपसे, आप क्या बोलोगे, +1। पॉजिटिव सारे इनपुट के लिए सिग्नम का आउटपुट क्या होगा, 1। नेगेटिव सारे इनपुट के लिए सिग्नम का आउटकम क्या होगा, -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सिग्नम बेटा कैसा फंक्शन है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे सिग्नम जो है दैट इज इक्वल टू
1 कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव, मतलब सिग्नम ऑफ x इज 1 whenever x is greater than 0, सिग्नम ऑफ x is 0 whenever x is equal to 0 and सिग्नम ऑफ x is -1 whenever x is less than 0। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे बताओ इसका डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे डोमेन में सारे पॉजिटिव नंबर हैं, सारे नेगेटिव नंबर हैं, 0 भी है, तो इसका जो डोमेन होता है ना लाला, वो होता है R। R का मतलब सेट ऑफ और रियल नंबर। और इसकी जो रेंज होती है, रेंज आपको दिख रही होगी, रेंज क्या होती है? केवल 3 ही टाइप के नंबर ये बाहर निकालता है, तो इसकी रेंज में 3 ही एलिमेंट होते हैं, -1, 0 और 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर लाला मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा? तो मैंने ये एक्सिस बनाई, ये मेरी बाई एक्सिस रही और ये मेरी एक्स एक्सिस रही। सिग्नम का ग्राफ जो होता है बड़ा मजेदार दिखता है, डिसकंटिन्यूअस होता है ये। तो क्या बोल सकता हूं मैं, अगर x 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन अगर x 0 से बड़ा है तब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इसका मतलब क्या है? 0 से बड़ी सारी वैल्यूज के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 1 होगी, लेकिन 0 पर वैल्यू 1 नहीं होगी। इसका मतलब 0 पर मैं क्या बनाऊंगा? ओपन सर्किल। ठीक है ना? कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, 0 पर 0 होगी, और निगेटिव वैल्यूज के लिए जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। तो ये मेरा -1 है, और जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं उन सब निगेटिव नंबर के लिए जो वैल्यू है वो कितनी दिख रही है आपको? -1। समझ में आया ना? ऐसा ग्राफ बनता है, 0 पर 0 डिसकंटिन्यूअस होता है, जस्ट बड़ा नंबर वैल्यू फटाक से 1 पहुंच गई, जस्ट छोटा नंबर वैल्यू सटाक से -1 पहुंच गई। कोई दिक्कत, दुख दर्द, चिंता पीड़ा आपको नहीं होना चाहिए। मैं छोटे मोटे सवाल पूछ लूँ आपसे, बताओ सिग्नम ऑफ इतने की वैल्यू, सिग्नम ऑफ फलाना की वैल्यू, सिग्नम ऑफ ढिकाना की वैल्यू, आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बड़ा आसान है, पॉजिटिव नंबर 1, नेगेटिव नंबर -1। जैसे अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, मैंने कहा बताओ सिग्नम ऑफ मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी? सिग्नम ऑफ मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी? तो क्या तुम बता पाओगे लाला? अरे काहे नहीं बता पाओगे यार, मॉडुलस लगा दिया मैंने अंदर, दो फंक्शन को एक साथ रख दिया। भाई मॉडुलस जो भी होगा, किसी का भी लूं मैं, क्या ये हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इसका मतलब इसके अंदर केवल 2 ही नंबर आ सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा अगर कभी x 0 हो जाए तो 0 भी आ सकता है, निगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर सिग्नम मॉड x की आपसे कोई वैल्यू पूछे क्या क्या हो सकती है, आप बोलोगे +1 हो सकती है। कब कब? बोले 0 के अलावा x जो कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो मॉड लगा दिया है ना लाला। तो मॉड लगाते ही सब कुछ पॉजिटिव है, 0 के अलावा जो भी नंबर होगा सिग्नम की वैल्यू क्या होगी? +1। इसका मतलब सिग्नम मॉड x बराबर +1 व्हेनेवर x इज नॉट इक्वल टू 0। और जब x 0 हो जाएगा उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि जो सिग्नम x होगा उस दिन बेचारा 0 होगा, इसके अलावा जितने भी दिन होंगे सिग्नम x हमेशा +1 रहेगा। समझ में आया? अगर आपसे कोई महानुभाव पूछ दे बताओ लाला इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप क्या बोलोगे? इसका ग्राफ तो बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि 0 पर वैल्यू कितनी है? 0, और 0 के अलावा जितने भी नंबर हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब पर वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब लाला ये इसका ग्राफ बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सिग्नम ऑफ x -5 का ग्राफ बना के बताओ, सिग्नम x -5, क्या आप बना पाओगे? बड़ा आसान है ना। मुझे बताओ x -5 जब 0 से बड़ा होगा, x -5 जब 0 से बड़ा होगा, सिग्नम x की वैल्यू कितनी होगी? सिग्नम x -5 की वैल्यू जो होगी वो +1 होगी। मतलब x -5 0 से जब बड़ा होगा, और ये कब 0 से बड़ा होगा? आप बोल सकते हो लल्ला कि जब x 5 से बड़ा है तब x -5 0 से बड़ा है, तब सिग्नम x की वैल्यू +1 है। बाई चांस अगर कभी x 5 हो गया, किसी न किसी दिन तो हो ही सकता है, अगर x 5 हो गया, इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं कि सिग्नम x -5 की वैल्यू उस दिन क्या हो जाएगी? 0। और जब x 5 से छोटा होगा, इसका मतलब x -5 नेगेटिव होगा, तो सिग्नम x -5 की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो अगर कोई इसका ग्राफ आपसे बनवाए, क्या आप बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे। मैं यहां बना देता हूं। इस बार जो है वो फंक्शन 0 पर नहीं 5 पर डिसकंटिन्यूअस है।
है ना। तो मैं यहाँ पे कहीं 5 बना देता हूँ, कहीं ना कहीं तो 5 होगा, और 5 पर वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 5 पर वैल्यू 0 होगी, तो ये रहा मेरा 0, और 5 पर वैल्यू जो है वो 0 है। और 5 से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा वैल्यू पॉजिटिव होगी, 5 से छोटे नंबर के लिए वैल्यू नेगेटिव होगी, ऐसा कुछ मेरा ग्राफ बनेगा। 5 पर वैल्यू 0, 5 से बड़ा नंबर वैल्यू +1, 5 से छोटा नंबर वैल्यू -1, इसका मतलब दिस इज सिग्नम x -5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं इस पे मोड लगा देता तब ग्राफ कैसा बनता, बोले सर तब ये नेगेटिव वाला चक्कर ही खत्म हो जाता, 5 पर सिग्नम mod x -5 जो है वो 0 बन जाता, तो 0 तो हो सकता है, तो 5 पर वैल्यू 0 होती, 5 से छोटा होता तब भी वैल्यू +1, 5 से बड़ा होता तब भी वैल्यू +1। बोल लाला मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, तो छिड़ा दो, पंडित जी बन गया मैं, तो ये तुम्हें सबको समझ में आना चाहिए लाला। कोई दिक्कत दुख दर्द चिंता पीड़ा समस्या ग्लानि कलेश अगर है तो दर्द निवारक डब्बा मतलब कमेंट बॉक्स का उपयोग करो, अपने डाउट पूछो मुझसे, मैं तुम्हें बताऊंगा। बहरहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिग्नम फंक्शन दुनिया का सबसे आसान सबसे सरल फंक्शन है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं और अगले फंक्शन की तरफ बढ़ता हूं जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये खतरनाक नाम, और ये भी फंक्शन जो है वो आसान ही है, इतना टफ मैं इसको नहीं बोलूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग। पहला फंक्शन है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको ये बताता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका एक और नाम होता है इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। बेसिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, अगर हम लोग 2 बड़े ब्रैकेट के बीच में x को रख दें तो ये क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। समझ में आया ना, बड़ा खतरनाक सा नाम है लेकिन डरना नहीं है, बड़ा आसान है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे ये बात पूछते हैं सर कि ये तो बड़े वाले ब्रैकेट भी हैं, इनको तो हम पहले से लगाते आ रहे हैं, क्या वो यही है जो ये है? बिल्कुल नहीं बेटा, जो तुम ब्रैकेट लगाते थे ना वो नॉर्मल ब्रैकेट थे और वो आगे भी आ सकते हैं। अगर कोई भी ब्रैकेट उसने इस ब्याह पे लगाया है कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो आपको मेंशन करेगा, ठीक है ना। वो आपसे बोलेगा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो वो बताएगा, आपको डरना नहीं है। अगर कुछ ना बोले तो नॉर्मल ब्रैकेट है, अगर बोल दे तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है। इसका मतलब क्या होता है, तो अगर मैंने लिखा बेटा किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट, मान लेते हैं मैंने लिखा 2.4, इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट बेसिकली सर जो नंबर है ना उसमें से डेसिमल वाला हिस्सा हटा दो। जैसे इस 2.4 में जो डेसिमल वाला हिस्सा है वो कौन है, 0.4, तो 0.4 को हटाओ और जो 2 बचा है ना, 2 इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट है। तो बेसिकली इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है, बोले सर किसी भी नंबर से जस्ट पहले वाला इंटीजर, ध्यान रखना, किसी भी नंबर से जस्ट पहले वाला इंटीजर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर। जैसे यहाँ पे 2.4 है, 2.4 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन है, 2, तो 2.4 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2। सिमिलरली अगर हम लोग बोले 3.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, सर डेसिमल हटाओ 3, दिमाग नहीं लगाना, डेसिमल हटा दो, या इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर जो कि 3 ही है क्योंकि इसके बाद 4 आता है, उससे एक और पहले चले जाओ तो फिर 2 आएगा, तो जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन है, 3, तो मेरा आंसर 3 बनेगा। अच्छा, अगर मैंने 5.5 का इंटीग्रल पार्ट लिया, आप लोग क्या बोलोगे, 5 आएगा, जस्ट पहले वाला इंटीजर। अच्छा, अगर मैंने 5 का इंटीग्रल पार्ट लिया तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर इंटीजर खुद है तो तुम्हें समस्या नहीं लेनी, तुम सीधा इंटीग्रल पार्ट हटाओ, 5 का 5 ही आंसर आएगा। मतलब अगर डेसिमल नंबर है ना तो डेसिमल नंबर से जस्ट पहले वाला इंटीजर, और अगर कोई इंटीजर ही है तो फिर तो वो इंटीजर है ही, कोई समस्या ही नहीं है, उसका इंटीग्रल पार्ट वो खुद होगा। समझ में आया ना। तो अगर मैं इंटीग्रल पार्ट लेता हूं 10 का, क्या आंसर मिलेगा, 10। अगर मैं इंटीग्रल पार्ट लेता हूं 10 की पावर 6 का, क्या आंसर मिलेगा, 10 की पावर 6, क्योंकि एक इंटीजर है। पावर 6 को कायदे से लिखो तो यहाँ पे 10 के 1 के आगे 6 जीरो लगेंगे, 1 के आगे 6 जीरो लगेंगे, और इंटीजर है
ऑफ कोर्स इंटीजर है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटीजर इज इंटीजर। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं -2.2 का इंटीग्रल पार्ट लूँ तो आप क्या बोलोगे? आंसर क्या बनेगा? -2। लल्लू लाल, -2 गलत जवाब है। भटक गए ना? मुझे पता था भटकोगे तुम लोग। देखो होता क्या है, नंबर लाइन 0 से शुरू होती है। शुरू तो मतलब शुरू कहाँ से होती है किसी को नहीं पता। बीच वाला पॉइंट 0 होता है, आगे पॉजिटिव नंबर, पीछे नेगेटिव नंबर। ठीक है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? अच्छा, अगर मैं -2.2 की पोजीशन जानना चाहूँ तो वो कहाँ होगी? सर -2 और -3 के बीच में, यहीं कहीं तो होगी ना। कुछ यहाँ पे मान लेते हैं, ये रहा होगा -2.2। अगर ये -2.2 है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? इससे छोटा इंटीजर क्या -2 है? नहीं लाला, -2 बड़ा हो गया। पॉजिटिव वाले नंबर से छोटा नंबर जो होता है ना, वो यहाँ पीछे मिलता है। लेकिन निगेटिव में अगर मैंने 2.2 लिखा है, निगेटिव में 2 लिखा है, इसका मतलब अब 2 बड़ा है, 2.2 बड़ा नहीं है। तो अगर मुझसे इससे एक जस्ट पहले वाला जस्ट छोटा इंटीजर चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा? -2.2 से जो छोटा इंटीजर है वो 2 नहीं है, वो -3 है। तो इसका आंसर जो बनेगा ना बेटा -2.2, इसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो -3 होगा। ये भी तुम्हें ध्यान देना है। अगर नंबर पॉजिटिव है तब तो डेसिमल सीधा हटा दो, खटैक से आंसर लिख देंगे हम लोग। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो खोपड़ी खोल के बैठना है आपको। और कैसे करना है? सर अगर नंबर नेगेटिव है तो तुम्हें डेसिमल हटा दो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उससे एक छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। अगर मैं 0 का इंटीग्रल पार्ट लूँ बेटा, तो 0 इंटीजर है कि नहीं है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई आतंकवादी तो नहीं बैठा आप लोगों के बीच में जिसे ये भी ना पता हो कि 0 इंटीजर है या नहीं है? 0 इंटीजर है, ठीक है ना? 0 इंटीजर होता है। और इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? वो खुद। -2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? वो खुद। ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर है फिर तो कोई समस्या नहीं है, सीधा ब्रैकेट हटा दो। अगर पॉजिटिव नंबर है तो मैं उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर रख लूँगा, या सीधा डेसिमल वाले हटा दो। अगर नेगेटिव नंबर है तो जो नंबर है ना उससे एक पहले वाला नेगेटिव नंबर तुम लिख दो। जैसे -2.2 है तो इसका इंटीग्रल पार्ट -3 होगा, -3.4 है तो इसका इंटीग्रल पार्ट -4 होगा। यहाँ पे तुम्हें डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना बेटा? तो ये इंटीग्रल पार्ट होता है। और मुझे जितना समझ में आया है वो तो इतनी ही सी बात है कि इंटीग्रल पार्ट कुछ रॉकेट साइंस हुआ नहीं है। बेसिकली ये जो है वो जो भी नंबर मैंने स्क्रीन इन ब्रैकेट के अंदर लिखा है उससे जस्ट छोटा इंटीजर ही बताता है। अगर इंटीजर है तो वो खुद आ जाएगा, और अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल पार्ट को? तो बड़ा सिंपल है कि अगर सर x जो है वो 1 से छोटा है और 0 या 0 से बड़ा है, इसका मतलब समझते हो ना? x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब 0 से 1 के बीच में अगर x है तो मैं क्या बोलूँगा कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। भाई 0 पर वैल्यू 0, 0.1 के लिए इंटीजर कौन बनेगा? 0। 0.2 पर भी इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 0। 0.5 पर भी इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 0। तो जब जब x 0 से 1 के बीच में होगा इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 0 होगी। जब जब x 1 से बड़ा या 1 और 2 से छोटा होगा, यहाँ पर 1 भी इंक्लूड है, 1 से बड़ा या 1 और 2 से छोटा होगा, तब तब इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 1। मतलब 1 से 2 के बीच के सारे नंबर मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। ये रहा मेरा 1, ये रहा मेरा 2, तो 1 से 2 के बीच के सारे नंबर, 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है, ऐसे नंबर्स के लिए जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो 1 होगा। सिमिलरली 2 से 3 के बीच के सारे नंबर, 2 इंक्लूड हो 3 नहीं हो, इनका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 2। मतलब 0 से 1 के बीच के नंबर का इंटीग्रल पार्ट 0, 1 से 2 के बीच के नंबर के लिए 1, 2 से 3 के लिए 2 और 3 से 4 के लिए 3। ऐसे कर करके मैं बहुत सारे नंबर्स के लिए उनके इंटीग्रल पार्ट क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। कर पाओगे ना आप लोग भी ये? ऐसे ही अगर जो x है वो 0 से छोटा हो लेकिन -1 या -1 से बड़ा हो तो उनके लिए इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? -1। समझ में आया? मतलब अगर -1 ये रहा मेरा, 0 ये रहा, तो -1 से 0 तक के सारे नंबर 0 को छोड़कर उन सब के लिए इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? -1। ऐसे ही -2 ax 0 इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू क्या होगी? -2। मतलब -2 से
सॉरी यहाँ पे -1 लिखना चाहिए मुझे। -2 से -1 के बीच के सारे नंबर के लिए इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, -2। और ऐसा मैं अनंत तक यहाँ भी जा सकता हूँ, ऐसे मैं अनंत तक यहाँ भी जा सकता हूँ। ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि फुल फ्लेश डेफिनेशन है इंटीग्रल पार्ट की। और अगर मैं इसी को ग्राफ में चिपकाना चाहूँ, अगर मैं इसी को ग्राफ में बनाना चाहूँ तो कैसे बनाएंगे हम लोग, लाला यही अपना अगला टास्क है कि इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ कैसा दिखता है। तो ये बेसिकली 0 है मेरा, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है ना बेटा, ये मैंने एक्सिस बना ली, ये रही मेरी एक्स एक्सिस, ये रही मेरी वाई एक्सिस। और अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है बेटा। जब जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब 0 पर वैल्यू फंक्शन की क्या है, 0। 0 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। और 1 पर वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा, 0 पर वैल्यू 0 और 0 से 1 के बीच के सारे नंबर्स के लिए वैल्यू 0। लेकिन 1 पर वैल्यू कितनी होगी सर, 1। तो 1 पर जो ग्राफ होगा वो उल के यहाँ पहुंच जाएगा, बोल हाँ या ना। 1 पर ग्राफ उलेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। और 1 से 2 के बीच के सारे नंबर के लिए वैल्यू कितनी होगी, +1। बस 2 पर वैल्यू जो होगी वो +1 नहीं होगी, कितनी होगी, +2। समझ में आया, ये ग्राफ बन रहा है ना। 0 से 1 के सारे नंबर्स के लिए वैल्यू 0, 1 से 2 के बीच के सारे नंबर के लिए वैल्यू 1, 2 से 3 के बीच के सारे नंबर के लिए वैल्यू 2। ठीक है ना। 3 से 4 के बीच के सारे नंबर्स के लिए वैल्यू आप बोलोगे 3। कुछ दिख रहा है, सीढ़ी बन गई ना, तेरे घर पे ऐसे ही तो सीढ़ी लगी होगी भाई, ये सीढ़ी बन गई घर की, ऐसा ग्राफ बनता है। ये तो पॉजिटिव रहे। अच्छा ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं तो -1 से -2 के बीच के सारे नंबर के लिए जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आप बोलोगे -1। समझ में आया, 0 पर तो वैल्यू 0 होगी, -0 से जस्ट छोटे नंबर के लिए वैल्यू -1 और -1 तक के सारे नंबर के लिए वैल्यू जो होगी -1 होगी। उसके नीचे -1 पर वैल्यू -1 है और -1 से जैसे ही छोटा नंबर आया तो जो वैल्यू होगी वो अब कुछ इस प्रकार से चलेगी। ठीक है ना, -1 पर वैल्यू -1, -1 से जस्ट छोटा नंबर वैल्यू -2। तो देखो आप लोग वैल्यू -2 समझ में आ रहा है। उससे छोटा जस्ट नंबर वैल्यू -2 पर वैल्यू -2 है, उससे जस्ट छोटे नंबर पर वैल्यू कितनी होगी, -3 और -3 तक ये क्रम चलता रहेगा। तो कुल मिला के ये भी अनंत तक पहुंचेगा, ये भी अनंत तक पहुंचेगा। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़ा आसान सा ये ग्राफ है। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं स्टेप अप फंक्शन। तो ये स्टेप अप फंक्शन भी होता है। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, ऐसा दिखता है कि ये सीढ़ियों के जैसा फंक्शन है, इसीलिए इसको स्टेप अप फंक्शन नाम दिया जाता है। कुछ खास इसमें बात नहीं है। अब मैं इस ग्राफ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ बताओ इसका डोमेन क्या है, आर। सोच रही नहीं है भाई, सारे नंबर तो आ रहे हैं ना, ऐसे किसी से परहेज नहीं है। 0 के लिए भी आंसर देता है, 1 के लिए भी देता है, 2 के लिए भी देता है, 1.1 के लिए भी देता है। आंसर कुछ भी दे, लेकिन आंसर तो देता है ना। तो डोमेन का मतलब जो इसकी वैल्यू, जो x की वैल्यू के लिए ये कुछ आउटपुट देता हो, सबके लिए देता है, डोमेन R। रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या है इसकी। तो रेंज आप लोगों को दिख रही है क्या, रेंज में, रेंज का मतलब जो आंसर्स का कलेक्शन है, और जितने भी आंसर हैं इसके वो सारे इंटीजर ही आएंगे। चाहे तुम इसमें डेसिमल नंबर रखो, चाहे तुम इसमें इरेशनल नंबर रखो, चाहे तुम इसमें फ्रैक्शन रखो, ये साला कभी नहीं डिगेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सारे के सारे इंटीजर होंगे। इसका मतलब इसकी रेंज में सब इंटीजर आ जाएंगे, -5 -10 -15 ऐसे करके। अगर मैं इसका पूरा ग्राफ बनाऊंगा ना बेटा, तो इसका जो रेंज होगा वो इंटीजर आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या इसका रूट है, क्या इसका कोई रूट है, बिल्कुल है। क्या रूट है भाई, रूट का मतलब जहां पर वैल्यू 0 हो, और 0 से 1 के बीच में जितने भी x हैं सबके लिए ही वैल्यू 0 है। इसका मतलब इसके कितने रूट हैं, आप बोलोगे बहुत सारे, अनंत। क्योंकि 2 नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, अनंत नंबर होते हैं। समझ में आया।
कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये पीरियोडिक दिख रहा है सर, बार बार रिपीट कर रहा है। पगले रिपीट नहीं कर रहा है, ये पीरियोडिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ही फंक्शन इसी जगह पे बनता तब मैं बोलता पीरियोडिक है। यहाँ पर देखो जो y की वैल्यू वो लगातार बढ़ती जा रही है। 0 से 1 के लिए जो वैल्यू है वो 0 है, 1 से 2 के लिए जो वैल्यू है वो 1 है, 2 से 3 के लिए वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये पीरियोडिक नहीं है। जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पीरियोडिक है, आप बोलोगे कतई नहीं, पीरियोडिक नहीं है। क्या इसमें कोई एसिम्पटोट है? नहीं है भाई। कि ये कंटिन्यूअस है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसकी वैल्यू को हम लोग बाउंड कर सकते हैं? क्या इसकी कोई बाउंडनेस है? नहीं है भाई, अनंत तक जा रहा है, ऊपर भी अनंत तक, नीचे भी अनंत तक। अपर बाउंड की कोई एग्जिस्टेंस है? नहीं है। क्या लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है? कुछ नहीं करती बेटा। तो ये सारी चीजें हैं इसके लिए। डोमेन इसका R होता है, रेंज इसकी इंटीजर्स होती है, रूट इसके अनंत होते हैं, और साथ ही ये पीरियोडिक नहीं होता। और जो कुछ भी आपको इसके बारे में जानना है वो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। अब कुछ लोग इसमें कुछ सवाल पूछ देते हैं, और वो सवाल क्या पूछ देते हैं? वो कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 5 है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग अब तो समझ गए होगे ना, खोपड़ी अगर थोड़ी सी भी खुली होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 5 है, इसका मतलब जो x होगा वो 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा इंटीजर हो सकता है, लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब x कहां से कहां तक जाएगा? आप बोलोगे अगर ये मेरा 5 है, ये मेरा 6 है, तो 5 से लेकर 6 तक की बीच की सारी वैल्यू 5 भी हो 6 ना हो, या मैं ऐसे बोल सकता हूं x जो होगा वो 5 से 6 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बराबर 5 है, तो x ये हो सकता है ना। ये आंसर है मेरा। अगर कोई बोल दे आपसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बराबर -4, तो अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -4 है तो x कहां से कहां के बीच में होगा? आप बोलोगे x जो होगा वो -4 हो सकता है से लेकर -3, और -4 के बीच के जितने भी नंबर होंगे वो सारे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बराबर -4 के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ सवाल पूछ सकता है वो आपसे, और भी चीजें जान सकता है। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, पर कम से कम ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बाकी बातें करते हैं फिर हम लोग।